हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोक्राइनोलॉजी को कंप्लीट किया था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने समझा था दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स के लिए भी और प्रोटीन और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स के लिए भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने एंडोक्राइनोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री में इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पर हमें अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में ये समझना होता है कि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को किस तरीके से कौन से हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो इसीलिए अब इस एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले उन हॉर्मोन्स का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे जो कि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जो हॉर्मोन्स एक्चुअल में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखने में मदद करते हैं वो आपके पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हमें पैंक्रियास की एक हिस्टोलॉजी का ओवरव्यू ले लेना चाहिए, जिसके थ्रू हम समझ सकेंगे कि उसके कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। So today's topic of discussion is all about the basics or histology of pancreas. So without wasting time, let's delve directly into the topic. स्टूडेंट्स, आपने पहले भी कहीं ना कहीं पैंक्रियास को डिस्कस किया होगा क्लास 12th और 11th की बायोलॉजी में। अगर डिस्कस नहीं भी किया है तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो पैंक्रियास की हिस्टोलॉजी स्टार्ट होती है सबसे पहले उसकी लोकेशन से, कि आखिर पैंक्रियास की एक्चुअल लोकेशन क्या होती है बॉडी के अंदर। सो एज यू कैन सी, इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल हेट्रोक्राइन ग्लैंड। देखिए स्टूडेंट्स, आपने किडनी के बारे में भी ये लोकेशन सुनी होगी दैट किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, यानी कि जो पेरिटोनियम के पीछे पाया जाता है। आपकी बॉडी में एक पेरिटोनियल कैविटी होती है जिसके पीछे किडनी नाम का ऑर्गन होता है। इन द सेम वे पैंक्रियास भी एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड है जो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे पाई जाती है। एंड हमने एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन में जहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ा था ग्लैंड्स का, वहां पर हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड समझी थी। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को मिक्स्ड ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के पास एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पोर्शन होता है। अगर हम समझना स्टार्ट करें, हेट्रोक्राइन यानी कि जिसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन होंगे, यानी कि इनके पास ऐसा पोर्शन भी होगा जहां से एंजाइम रिलीज होते होंगे थ्रू डक्ट्स, और इनके पास ऐसा पोर्शन भी होगा जो कि एंडोक्राइन को रिप्रेजेंट करता होगा, यानी कि जो हार्मोन्स को रिलीज करता हो विदाउट एनी डक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नाउ अगर पैंक्रियास की लेंथ की बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इसकी लेंथ 12 टू 15 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस नियरली अराउंड 2 टू 5 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पैंक्रियास। एक्चुअली पैंक्रियास के साथ अदर स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि पैंक्रियास बहुत सारी डक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। According to the shape, you can say pancreas is a leaf-like structure which is lies posterior to the greater curvature of stomach. ये एक लीफ जैसी शेप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पत्ती जैसे शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पर लाई करता है, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के पोस्टीरियर साइड पर। आप सभी जानते हैं ये आपकी सी शेप्ड ड्यूडेनम है, और ये सी शेप्ड ड्यूडेनम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है। इस ड्यूडेनम के ऊपर आपका स्टमक पाया जाता है, और स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, एक होता है स्मॉल कर्वेचर, एक होता है लार्ज कर्वेचर। तो स्टमक के लार्ज कर्वेचर के पोस्टीरियर साइड पर आपका पैंक्रियास सिचुएटेड होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, दिस इज योर स्टमक, और स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, एक ये छोटा वाला स्मॉल कर्वेचर और एक ये बड़ा वाला जिसे आप ग्रेटर कर्वेचर कहते हो, जिसके पीछे आपका पैंक्रियास सिचुएटेड होता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। हमने कहा था कि पैंक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि इसके पास एक एक्सोक्राइन पोर्शन होता है और एक एंडोक्राइन पोर्शन होता है। अब स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट एंडोक्राइन होगा और कौन सा एक्सोक्राइन होता, आइए इसे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैंक्रियास के स्ट्रक्चर में आपको स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि एक डक्ट से जुड़े हैं। पाउचेस को एसिनाए कहा जाता है,
और एसिनाई आपके पैंक्रियाज का वो पोर्शन बनाते हैं जो कि एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने ग्लैंड वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर्स एंजाइम को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द डक्ट, वो आपके एक्सोक्राइन पार्ट कहलाते हैं। इट मीन्स acini is the portion of pancreas which helps in formation of exocrine portion of the pancreas. Now moving back towards the endocrine portion. अब endocrine portion कौन सा होता है? तो आपका ये जो पूरा का पूरा पैंक्रियाज है, इसके 3 पर्टिकुलर भाग होते हैं। एक होता है आपका हेड, एक जो आपको सबसे एंड में दिख रही है वो है टेल, और इनके बीच का पोर्शन कहलाता है बॉडी। तो सबसे ज्यादा आपका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है पैंक्रियाज का, टेल वाले एरिया में पाया जाता है। ऑल्सो ये जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, ये आपकी बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इस क्लस्टर ऑफ सेल को सबसे पहले लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इस वजह से इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। एज यू कैन सी, IOL रिप्रेजेंट्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि इस पैंक्रियाज के टेल एज वेल एज पेरिफेरल पोर्शन में ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं, यानी कि ये हॉर्मोन्स को रिलीज करते होंगे। आप देख सकते हो इनके अराउंड कोई भी डक्ट नहीं है जिसमें ये अपना सिक्रीशन दे सके, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, और जिस ब्लड में ये अपना सिक्रीशन देते हैं वो ब्लड वेसल इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ही पाई जाती है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपकी इस हेटेरोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन पोर्शन बनाते हैं एसिनाई, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इनटू द डक्ट, जबकि एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लेट्स डिस्कस द डक्टल सिस्टम इनसाइड द पैंक्रियाज। अगर आप देखो, ये जो एसिनाई विच फॉर्म्स एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज, ये अपने एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जिस डक्ट में, उस डक्ट को पैंक्रिएटिक डक्ट कहा जाता है। इस पैंक्रिएटिक डक्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था विल्सन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। इस वजह से इस पैंक्रिएटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। कई इंडिविजुअल में इस डक्ट ऑफ विल्सन के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डक्ट पाई जाती है, जिसे एक्सेसरी डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था उनका नाम सेंटोरिनी था। नाउ स्टूडेंट, पैंक्रियाज की डक्ट अगर आप देखो तो ये आपके कहीं ना कहीं लिवर और गॉल ब्लैडर की डक्ट से भी मिल रही होती है। यानी कि पैंक्रियाज जब अपना सिक्रीशन इस सी शेप्ड ड्यूडेनम में देता है, तो इस डक्ट के थ्रू केवल और केवल पैंक्रियाज की सिक्रीशन ही नहीं, बल्कि लिवर या गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में एंटर कर पाते हैं। सो अब समझते हैं व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ पैंक्रिएटिक डक्ट विद गॉल ब्लैडर एंड लिवर। सो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई खाना खाते हो और खाना खाने के बाद जब वो फूड आपके ड्यूडेनम में पहुंच जाता है, तो ड्यूडेनम में उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम में उस फूड के डाइजेशन के लिए पैंक्रिएटिक एंजाइम के साथ साथ लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला बाइल भी ज़रूरी होता है। तो अब समझते हैं कि आखिर आपके लिवर के थ्रू बाइल कैसे आपके ड्यूडेनम में पहुंचता है और किस तरीके से वो पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर ड्यूडेनम में ओपन होता है। सो सबसे पहले आपका लिवर एक रिपोजिटरी ऑर्गन होता है जो कि बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करता है। आपकी बॉडी में राइट साइड पर लिवर की लोकेशन होती है, और लिवर के 2 लोब होते हैं, एक होता है राइट हिपैटिक लोब, एक होता है आपका लेफ्ट हिपैटिक लोब। राइट हिपैटिक लोब बड़ा होता है, जिसकी वजह से राइट साइड वाली किडनी आपकी ज़्यादा डिप्रेस होती है कंपैरेटिव टू लेफ्ट साइडेड किडनी। राइट हिपैटिक लोब और लेफ्ट हिपैटिक लोब दोनों के दोनों बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ड्यूडेनम में वो जिस चीज को सिक्रीट करते हैं उसे बाइल कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि राइट हिपैटिक लोब और लेफ्ट हिपैटिक लोब दोनों के दोनों बाइल का प्रोडक्शन करते हैं। जब राइट हिपैटिक लोब बाइल बनाता है तो उसे कैरी किया जाता है राइट हिपैटिक डक्ट के थ्रू, और जब लेफ्ट हिपैटिक लोब बाइल बनाएगा तो उसे कैरी करेगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में आकर एक पॉइंट पर मिल जाती है जहां पर ये बन जाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट
सबसे पहले इन बाइल को गॉल ब्लैडर में भेजने का काम करती है। अब गॉल ब्लैडर में जब ये बाइल इकट्ठा होगा तो इसे और ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा, इसे स्टोर किया जाएगा और जब ज़रूरत होगी तो इस गॉल ब्लैडर से वापस ड्यूडेनम में इसे भेज दिया जाएगा। लेकिन कैसे? जब ज़रूरत होती है तो गॉल ब्लैडर इस बाइल को जो कि इसके अंदर स्टोर हो रखा है, कंसंट्रेट हो रखा है, इसे सबसे पहले अपनी सिस्टिक डक्ट के थ्रू, एज यू कैन सी दिस इज द सिस्टिक डक्ट, अपनी सिस्टिक डक्ट के थ्रू आगे भेज देता है। अब सिस्टिक डक्ट जब आगे ओपन होती है तो वो बना देती है कॉमन बाइल डक्ट। एज यू कैन सी हमने यहाँ पर मार्क भी किया है दैट दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट। नाउ अब आपका बाइल गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से कहाँ आ रहा है? कॉमन बाइल डक्ट में। इसीलिए इसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है क्योंकि इस डक्ट के थ्रू केवल और केवल आपका बाइल ही कैरी हो रहा है और यहाँ पर आपकी सारी की सारी बाइल डक्ट्स आकर मिल जाती हैं। नाउ एज यू कैन सी कॉमन बाइल डक्ट आपके लिवर और गॉल ब्लैडर से जब बाइल को लेकर पैंक्रियास की डक्ट के साथ जाकर मिल जाता है तो यहाँ पर से पैंक्रियाटिक एसिनाएं भी अपने एंजाइम को सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट होता है जहां पर कॉमन बाइल डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन आपस में आकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जहां पर आपकी कॉमन बाइल डक्ट और आपकी डक्ट ऑफ विल्सन आकर मिल चुकी है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पैंक्रिएटो मेजर पैंक्रिएटो हिपैटिक डक्ट। और जब ये डक्ट्स आपके ड्यूडेनम में ओपन होते हैं तो इस ओपनिंग को कहा जाता है एम्पुला ऑफ वेटर। इस एम्पुला ऑफ वेटर पर एक डोर लगा होता है जो कि स्मूथ मसल से बना होता है जिसे आप स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हो। दिस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल। अब ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ये एक डोर की तरह काम करेगा। जब यहाँ पर एंजाइम की जरूरत होगी तब ये एम्पुला ऑफ वेटर को खोल देगा ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम और लिवर से आ रहा बाइल इस एरिया में आकर फूड को डाइजेस्ट कर सके। ऑल्सो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इस चीज में भी हेल्प करता है कि अगर यहाँ पर आपका कोई फूड कंटेंट आ चुका है तो वो पैंक्रियास के अंदर एंटर ना करे। So this is the basic structure of your pancreas and its association with different ductal system. स्टूडेंट्स आज एक्सोक्राइन पोर्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्यों ना इस पार्ट को जूम करके देखा जाए कि किस तरीके से पैंक्रिएटिक एसिनाएं दिखते हैं और किस तरीके से वो मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट यानी कि डक्ट ऑफ विल्सन से जुड़े हुए होते हैं। नाउ दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ये आपकी मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट है जिसे आप डक्ट ऑफ विल्सन कहते हो। जब डक्ट ऑफ विल्सन अपनी ब्रांचेस में टूटना स्टार्ट करता है तो जो उसकी सबसे पहली ब्रांच होती है उस पहली ब्रांच को कहा जाता है इंटरलोबर डक्ट और इंटरलोबर डक्ट फर्दर ब्रांच में कन्वर्ट होती है, उस ब्रांच को कहा जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट। इंटरलोब्यूलर डक्ट भी आगे जाके डिफरेंट डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है जिस डक्ट को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डक्ट। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी करी है ताकि आप याद रख सको। सबसे पहली डक्ट होती है मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट जो ओपन होती है इंटरलोबर डक्ट में, इंटरलोबर डक्ट ओपन होती है इंटरलोब्यूलर डक्ट में और इंटरलोब्यूलर डक्ट ओपन होती है इंटरकैलेटेड डक्ट में। इंटरकैलेटेड डक्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें इंटरकैलेटेड सेल्स कहा जाता है और इन इंटरकैलेटेड सेल के सरफेस के ऊपर एसिटाइल कोलिन और सिक्रिटिन नाम के हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है ये आपके इस एसिनाए के अंदर भी पाई जाती हैं। नाउ दिस इज द पाउच स्ट्रक्चर जिसे हम एसिनाए कह रहे थे जो कि आपके पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन बनाने में हेल्प करता है। इस एसिनाए के अंदर न्यूमरस क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं जो कि पिरामिड शेप की होती है, इसीलिए इन सेल्स को पिरामिडल ट्यूब्यूलो एसिनार क्यूबॉइडल सेल्स कहा जाता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करती हैं। ये जो पिरामिडल क्यूबॉइडल सेल हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर रही हैं ये आपके एसिनाए के अंदर पाई जाती है। हर एक सेल को आप एसिनार सेल कहते हो या एसिनस भी कह सकते हो। हर एक एसिनार सेल के ऊपर एसिटाइल कोलिन और कोलसिस्टोकाइनिन नाम के पेप्टाइडल हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर हेल्प करते हैं एसिनार सेल को ये इंफॉर्मेशन देने में कि जब भी फूड आएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करवाया जाएगा।
जब भी आपके कोलेसिस्टोकाइनिन और ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर बाइंड होते होंगे तो एसिनार सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जाती होगी फॉर द प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनके इन्फ्लुएंस में ये सेल्स डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे इनटू द ल्यूमन ऑफ दिस एसिनाई एंड देन ये एंजाइम्स कैरी किए जाते हैं सबसे पहले इंटरकैलेटेड डक्ट के थ्रू, फिर इंटरलोब्यूलर डक्ट में, फिर इंटरलोबर डक्ट में और तब कहीं जाकर मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट में। फिर मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट आगे जाकर मिल जाती है पैंक्रिएटो मेजर पैंक्रिएटो हिपैटिक डक्ट के साथ यानी कि बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है और फिर ओपन होती है आपके ड्यूडेनम में। इस तरीके से एक फ्लो मेंटेन होता है एंजाइम के रिलीज का, जिसके लिए आपको ये डक्टल सिस्टम समझना जरूरी है कि जब भी एंजाइम रिलीज होगा एसिनाई सेल्स के द्वारा तो ये एंजाइम कौन सी डक्ट के थ्रू डायरेक्टली आपके एम्पुला ऑफ विटर में ओपन होगा। आई होप स्टूडेंट्स डक्टल सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा स्ट्रक्चर आपको एसिनाई का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको सिलिवरी ग्लैंड के कट सेक्शन में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आपके सामने दो स्लाइड रख दी जाए, एक स्लाइड आपके पैरोटिड ग्लैंड की हो और एक स्लाइड आपके पैंक्रिएटिक एक्सोक्राइन पोर्शन की हो, तो आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर उनके अंदर सेम टाइप का डक्टल सिस्टम और सेम टाइप के एसिनाई का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है। सो स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों कट सेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस जाननी जरूरी है। आप देख सकते हो पैंक्रिएटिक एसिनाई के अंदर जो इंटरकैलेटेड डक्ट ने एंटर किया है वहां पर भी कुछ सेल्स पाई जा रही हैं, और जब इंटरकैलेटेड डक्ट इस एसिनाई के अंदर चली जाती है तो इनके अंदर की सेल्स को कहा जाता है सेंट्रो एसिनार सेल, और ये सेंट्रो एसिनार सेल केवल और केवल आपको पैंक्रिएटिक एक्सोक्राइन सेक्शन में देखने के लिए मिलती है, ना कि सिलिवरी ग्लैंड के कट सेक्शन में। सो दिस इज द मेन पॉइंट जहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो पैंक्रिएटिक एक्सोक्राइन के कट सेक्शन को सिलिवरी ग्लैंड के कट सेक्शन से। As you can see students, हमने इसे लिखा भी है that clinically parotid gland is similar to the pancreas। आपकी जो parotid salivary glands होती हैं वो pancreatic gland से similar होती है एक्सोक्राइन पोर्शन में। तो अगर दोनों का एक्सोक्राइन टिश्यू आपके सामने रख दिया जाए तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? When intercalated ducts enter into the acinus, जब इंटरकैलेटेड डक्ट एसिनस के अंदर एंटर कर रही होंगी तो ये आपका पैंक्रियाज होगा, क्योंकि इंटरकैलेटेड डक्ट केवल और केवल पैंक्रियाज के एसिनस में ही एंट्री लेती है, जबकि पैरोटिड ग्लैंड में इंटरकैलेटेड डक्ट एंटर नहीं कर रही होती है एसिनस के अंदर। इट मींस सेंट्रो एसिनार सेल भी वहीं पाई जाएंगी जहां इंटरकैलेटिक डक्ट एसिनस के अंदर एंटर कर रही होंगी, और सेंट्रो एसिनार सेल ऑब्वियस है कहाँ प्रेजेंट होंगी? पैंक्रियाज के अंदर, क्योंकि पैंक्रियाज के एसिनाई के अंदर आपकी इंटरकैलेटिक डक्ट्स पाई जाती हैं, जबकि पैरोटिड ग्लैंड के कट सेक्शन में आपको जो एसिनाई देखने के लिए मिलेगा वहां पर इंटरकैलेटिक डक्ट एसिनाई के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। इस वजह से सेंट्रो एसिनार सेल भी वहां पर नहीं पाई जाती। So you can say extending of intercalatic duct into the acini, or you can say presence of centroacinar cell helps in differentiation of cut section between parotid gland as well as pancreatic exocrine portion। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके पैंक्रियाज का एक एसिनाई एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जैसे ही फूड आता है तो पैंक्रियाज को कैसे पता चलता है कि एंजाइम रिलीज करना है, और किस तरीके से वो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन हम कल करेंगे। ऑल्सो हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से एंजाइम आपके पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड always remember biochemistry is the most interesting subject of medical science. Till then, keep learning. Bye bye.